गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल फ्रेंड जोन बायोलॉजी पे। जैसा कि आपको पता है टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी सारे एग्ज़ाम्स की डेट आई हुई है और आई होप कि आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो रही होगी। तो जैसा कि मैंने स्टार्ट किया था एलटी ग्रेड और जीआईसी के मेंस के आंसर प्रैक्टिस, तो उसी सीरीज में मैं कंटिन्यू करता हूँ। आज और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेक्टर। वेक्टर से रिलेटेड हम फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं। वेक्टर मोस्टली PBR 322 वेक्टर के बारे में हमें क्वेश्चन पूछ सकता है या डायरेक्टली वेक्टर के बारे में पूछ सकता है। तो पहले हम इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे। वेक्टर या क्लोनिंग व्हीकल या डीएनए कैरियर क्या होते हैं? आर डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं यूज्ड एज मैकेनिज्म टू कैरी फॉरेन जीन। किसी फॉरेन जीन को कैरी करने का काम करते हैं, किसके अंदर? किसी होस्ट सेल के अंदर ले जाने में। वेयर इट कैन बी रेप्लिकेटेड, और वहाँ पर वो जीन रेप्लिकेट करता है। एक वेक्टर के पास क्या क्या होना चाहिए? तो सबसे फर्स्ट थिंग है कि उसके पास एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। क्या होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन? स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस, एक डीएनए का सीक्वेंस जहाँ से रेप्लिकेशन क्या होगा? इनिशिएट या स्टार्ट होगा। एंड इट आल्सो कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ लिंक फॉरेन डीएनए, और जो फॉरेन डीएनए उसके साथ जुड़ता है उसकी कितनी कॉपी बनानी है, उस कॉपी नंबर को भी कंट्रोल करता है कि कितनी कॉपी बनानी है। ओरिजिन साइट, ओरी साइट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यानी ओरी साइट का दो फंक्शन हो गया। एक तो यहाँ से डीएनए स्टार्ट होता है डीएनए का रेप्लिकेशन, और दूसरा ये कॉपी नंबर को भी कंट्रोल करता है। सेकेंड इज सिलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर मोस्टली हमारे एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन होते हैं, जैसे एम्फिसिलिन रेसिस्टेंट जीन और टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन हमारे PBR 322 वेक्टर के पास होते हैं। क्या करते हैं? अ जीन डेट अलाउ फॉर आइडेंटिफिकेशन, ये आइडेंटिफाई करते हैं और एलिमिनेट करते हैं किसे? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को। आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांसफॉर्मेंट को और एलिमिनेट कर देते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को। एंड सेलेक्टिवली परमिट द ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट की ग्रोथ को परमिट करते हैं। नेक्स्ट होनी चाहिए उसके पास क्लोनिंग साइट, स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ वेयर रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, एंजाइम वहाँ से कट करेगा डीएनए को। इट इज़ प्रिफरेबल टू हैव सिंगल रिकग्निशन साइट, यानी केवल एक ही रिकग्निशन साइट हमारे वेक्टर के पास होनी चाहिए। फॉर अ पर्टिकुलर एंजाइम टू अवॉइड फ्रेगमेंटेशन, जिससे उसके फ्रेगमेंट ना हो सके। जितनी ज़्यादा एक हमारी क्लोनिंग साइट होंगी उतने ही उसके फ्रेगमेंट हो जाएंगे। टाइप की बात करें तो वेक्टर आर ब्रॉडली क्लासिफाइड ऑन द बेस्ट ऑफ देयर होस्ट, होस्ट के बेस पे ये क्लासिफाई किए गए हैं। एंड द साइज ऑफ डीएनए इंसर्ट इन द कैरी, और उसमें कितना बड़ा हम डीएनए, कितने न्यूक्लियोटाइड का डीएनए इंसर्ट कर सकते हैं उसके बेस पे। प्लाज्मिड हमारे बैक्टीरियल वेक्टर होते हैं, जैसे PBR 322। बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया के लिए होते हैं, जैसे लैम्डाफेज। कॉस्मिड बैक्टीरिया के लिए होते हैं, BAC यानी बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये भी बैक्टीरिया के लिए होते हैं। ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम ये ईस्ट के लिए होते हैं। स्पेशलाइज्ड वेक्टर में हम देखेंगे एनिमल्स। एनिमल्स के लिए TI प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, कहाँ से निकाला जाता है? सॉइल बॉर्न बैक्टीरिया होता है, एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस। नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर इसे बोलते हैं। इसका T सेगमेंट, tDNA सेगमेंट इज डिलीवर इनटू प्लांट सेल टू इंटीग्रेट विद होस्ट जीनोम। दूसरा रेट्रोवायरस यूज टू एनिमल सेल, ये एनिमल सेल में डीएनए को इंसर्ट करने के लिए दे आर डिसआर्म कर दिए जाते हैं टू डिलीवर डिजायर्ड जीन इनटू मेमल्स। ये हमारा वेक्टर का हो गया। सेकंड है सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेशन वाया इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। कैसे हम रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को सिलेक्ट करते हैं? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन इज अ टेक्निक यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी टू आइडेंटिफाई सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स। It involves the inactivation of a gene by inserting a foreign DNA fragment within the coding sequence. कोई फॉरेन डीएनए हम उसके अंदर इंसर्ट कराते हैं तो वो उस जीन को क्या कर देता है? इनएक्टिव कर देता है। इसे कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। क्या मैकेनिज्म है? PBR 322 की बात करें तो प्लाज्मिड PBR 322 कंटेंट 2 एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन होते हैं, एम्पिसिलिन और दूसरा टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन। इफ़ द फॉरेन जीन इज इंसर्टेड टू द BAM-H1 साइट, अगर जो BAM-H1 साइट से हम फॉरेन जीन को एंटर करते हैं तो क्या होगा? BAM-H1 साइट किसकी होती है? टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट की जीन की होती है। तो टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन जो क्या होगा वो नॉन फंक्शनल हो जाएगा। रिजल्टिंग प्लाज्मिड इज रेसिस्टेंट टू एम्पिसिलिन, एम्पिसिलिन से तो रेसिस्टेंट होगा पर सेंसिटिव टू टेट्रासाइक्लिन से फिर वो सेंसिटिव हो जाएगा।
टू डिफरेंशिएट बिटवीन रिकॉम्बिनेंट एंड रिकॉम्बिनेंट द रेप्लिका प्लेटिंग मेथड इज यूज्ड। फिर हम रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को पहचानने के लिए एक रेप्लिका प्लेट मेथड यूज करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, ट्रांसफॉर्मेंट आर ग्रो ऑन द मीडियम कंटेनिंग एम्फिसिलिन। पहले ट्रांसफॉर्मेंट को हम लोग ग्रो करते हैं किस मीडियम में, एम्फिसिलिन में। तो एम्फिसिलिन से तो वो रेसिस्टेंट थे, तो एम्फिसिलिन में तो ग्रो करेंगे। ऑल सेल कंटेनिंग प्लाज्मिड विद ग्रो। द कॉलोनीज आर ट्रांसफॉर्म टू अ मीडियम, फिर उसको हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं किसमें, टेट्रासाइक्लिन में। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो ऑन बोथ मीडियम। जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट थे वो तो दोनों मीडियम में ग्रो करेंगे, पर जो ट्रांसफॉर्मेंट थे वो एम्फिसिलिन में तो ग्रो कर रहे थे, पर टेट्रासाइक्लिन में डाई मर जाएंगे, उसमें ग्रो नहीं करेंगे। जिससे हम लोग रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट की पहचान कर लेते हैं। एक दूसरा अल्टरनेट मेथड है, क्या मेथड है, मॉडर्न अप्रोच यूज टू लैग जेड जीन विच इनकोड फॉर एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। लैग जेड जीन यूज करते हैं जो कि किस एंजाइम को कोड करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। फॉरेन डीएनए इज इंसर्टेड इनटू कोडिंग सीक्वेंस ऑफ लैग जेड जीन के साथ हम फॉरेन डीएनए को कोड करते हैं और वेक्टर के साथ इंसर्ट करा देते हैं सेल के अंदर। द सेल आर ग्रोन इन मीडियम कंटेनिंग एक्स जेल। एक्स जेल कंटेनिंग मीडियम में हम उसको ग्रो करेंगे। एंजाइम इज एक्टिव, जब वो एंजाइम एक्टिव होगा कन्वर्ट करता है एक्स जेल को इनटू ब्लू कलर की कॉलोनी में। जब लैग जेड जीन होगा वो इनएक्टिवेट कर देगा। नो एंजाइम इज प्रोड्यूस, कोई एंजाइम बनेगा नहीं, तो कॉलोनी किस कलर की होगी, वाइट। तो जिसके अंदर हमारा डीएनए जाएगा वो वाइट कलर की कॉलोनी प्रोड्यूस करेगा, और जिसके अंदर डीएनए नहीं जाएगा वो ब्लू कलर की कॉलोनी प्रोड्यूस करेगा। इंसर्शन एंड एक्टिवेशन पार्टिकुलरली द ब्लू वाइट स्क्रीनिंग मेथड इज सुपीरियर बिकॉज इट अलाउ फॉर साइमल्टेनियसली आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट ऑन द सिंगल प्लेट, सेविंग टाइम एंड रिसोर्स ड्यूरिंग लार्ज स्केल जीनोमिक लाइब्रेरी कंस्ट्रक्शन। ये हमारा वेक्टर का क्वेश्चन है। इससे हमारे कई क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो PBR 322 का बन सकता है, स्ट्रक्चर का क्वेश्चन आ सकता है, या रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट का आ सकता है, या वेक्टर के पास क्या क्या होना चाहिए ये पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट। दीज आर प्लांट्स हुज जीनोम हैज बीन मॉडिफाइड यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक टू कंटेन वन और मोर फॉरेन जीन टू फॉर्म अ डिफरेंट स्पीसीज। क्या करते हैं, ऐसे प्लांट जिनके जीनोम को हम लोग क्या करते हैं, मॉडिफाइड कर देते हैं, किसके द्वारा, जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक के द्वारा, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा। उसके अंदर क्या करते हैं, कंटेन वन और मोर फॉरेन जीन, कोई फॉरेन जीन उसके अंदर एक या एक से ज़्यादा डाल देते हैं डिफरेंट स्पीसीज का। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू इंट्रोड्यूस ट्रेड्स डेट आर नॉट नेचुरली प्रेजेंट इन द स्पीसीज। और हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है क्या, कि हम ऐसे ट्रेट यानी करेक्टर उसमें इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं जो उसमें नेचुरली प्रेजेंट नहीं थे, सच एज पेस्ट रेसिस्टेंट, हर्बिसाइडल टॉलरेंस और इनहेंस न्यूट्रिशनल रिच वैल्यू। क्या क्या है, मेथड ऑफ जीन ट्रांसफ़र, कैसे जीन ट्रांसफ़र करते हैं, तो बायोलॉजिकल मेथड है। इट यूज TI प्लाज्मिड, क्या कौन सा प्लाज्मिड यूज़ करते हैं, TI प्लाज्मिड, जो कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन से निकाला जाता है। इसको यूज करते हैं प्लांट सेल के अंदर DNA को इंसर्ट करने में। दूसरा फिजिकल मेथड है। फिजिकल मेथड में हम लोग बैलिस्टिक गन का यूज करते हैं, जिसे जीन गन भी कहते हैं। हम लोग करते गए यहाँ गोल्ड या टंगस्टन के पार्टिकल्स को कोट कर देते हैं DNA पर, और फिर उसको फायर्ड करते हैं प्लांट सेल पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हीट शॉक ट्रीटमेंट। सेल्स आर इनक्यूबेटेड विद रिकॉम्बिनेंट DNA ऑन आइस। रिकॉम्बिनेंट DNA के साथ पहले सेल को हम लोग आइस में इनक्यूबेट करते हैं, फॉलोड बाय प्लेसिंग देम इनटू ब्रीफली 42 डिग्री, फिर उनको वहाँ से निकाल के 42 डिग्री सेल्सियस में रखते हैं, एंड देन बैक इनटू आइस, फिर उनको आइस में डाल देते हैं। इसे कहते हैं हीट शॉक। इसके द्वारा सेल जो होती है कम्पिटेंट हो जाती है, होस्ट जो होता है कम्पिटेंट हो जाता है फॉरेन DNA को इंसर्ट करने के लिए। एप्लीकेशन कहाँ है देखो, तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे पेस्ट रेसिस्टेंट BT कॉटन। और BT कॉटन का तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होता है, BT मतलब होता है बैसिलस थूरनजेनेसिस। बैसिलस थूरनजेनेसिस एक बैक्टीरिया होता है जिसके पास एक जीन होता है जिसे हम लोग कहते हैं क्राई जीन। क्या बोलते हैं, क्राई जीन, जो कि क्या प्रोड्यूस करता है, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। ये एक ऐसी प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जो इंसेक्ट को किल कर देता है। क्रिस्टल प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में प्रोड्यूस करता है। बैक्टीरिया के अंदर जब ये प्रोड्यूस होता है तो प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। व्हेन इंसेक्ट लाइक बॉलवर्म इंजेक्ट दिस टॉक्सिन, जैसे ही बॉलवर्म इस टॉक्सिन को इंजेक्ट करता है, खाता है, इट बिकम एक्टिव इन द एल्कलाइन pH ऑफ द इंसेक्ट गट। जैसे ही इंसेक्ट की गट में पहुंचता है वहाँ पर उसको pH कैसा मिलता है, एल्कलाइन। और एल्कलाइन pH में ये क्रिस्टल क्या हो जाते हैं, प्रोटॉक्सिन, ये एक्टिव हो जाता है।
एंड क्रिएट पोर, और वो क्या करता है, एक्टिव होकर उसकी एपिथेलियल सेल जो होती है गट की, उसमें पोर कर देता है, जिससे सेल में स्वेलिंग आ जाती है और सेल की लिसिस हो जाती है और अल्टीमेटली कॉजिंग द डेथ ऑफ इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। इससे जो है प्लांट जो है खुद को इंसेक्ट्स और पेस्ट से रेसिस्टेंट बनाता है। ये हो गया हमारा बैसिलस thuringiensis। बैसिलस thuringiensis के बाद दो जीन होते हैं, एक होता है क्राई, फर्स्ट एसी, क्राई सेकेंड एबी। ये दोनों हमारे होते हैं कॉटन बॉलवर्म के लिए। नेक्स्ट देखते हैं न्यूट्रिशनल इन्हेंसमेंट। गोल्डन राइस, न्यूट्रिशनल वैल्यू को इन्हेंस करने के लिए क्या बनाया गया, गोल्डन राइस बनाया गया। राइस इज इंजीनियर टू बायोसिंथेटिक, क्या उसमें डाला गया, बीटा कैरोटीन, जो कि प्रीकर्सर किसका होता है, विटामिन डी का। इट डेवलप टू प्रिवेंट नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी रोग जिसे कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस को प्रिवेंट करने के लिए डेवलप किया गया। इन पॉपुलेशन डिपेंड ऑन द राइस एज अ स्टेपल फूड, ऐसी पॉपुलेशन जो अपने स्टेपल फूड के लिए राइस पे डिपेंड है, उस पॉपुलेशन में नाइट ब्लाइंडनेस को से बचाने के लिए गोल्डन राइस बनाया गया, जिसमें हमने क्या इंट्रोड्यूस किया है, ऐसा जेन जो बीटा कैरोटीन प्रोड्यूस करता है, जो कि विटामिन डी की सिंथेसिस में हेल्प करता है। एबायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट हैव रेसिस्टेंट टू इन्वायरमेंट स्ट्रेस सच ए ड्रॉट, सैलिनिटी, एक्सट्रीम टेम्परेचर, इन सबसे क्या होते हैं, ये टॉलरेंट होते हैं। एडवांटेज देखते हैं, इट रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड, जब हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाते हैं तो हमें पेस्टिसाइड का यूज नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट, क्रॉप यील्ड और फूड सेफ्टी बढ़ जाती है। रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस भी हमारा कम हो जाता है। इनहेंस पोस्ट हार्वेस्ट सेल्फ लाइफ, और सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। जैसे हमने फ्लेवर सेवर टमेटो बनाया था, फ्लेवर शावर टोमेटो, इसको हमने आरएनए एंटीसेंस टेक्निक से बनाया था, आरएनए एंटीसेंस टेक्निक से बनाया था, जिससे टमाटर की क्या होती थी, सेल्फ लाइफ बढ़ जाती थी, यानी वो जल्दी ख़राब नहीं होते थे। ये हमारा इसके यूजेस हो गए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है टिश्यू कल्चर का, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। क्या है इसमें, एक इन विट्रो टेक्निक है, इन विट्रो यानी आउटसाइड द बॉडी, किसी लिविंग के बॉडी के बाहर लैब के अंदर ग्रोइंग प्लांट सेल को ग्रो करना है, टिश्यू को या ऑर्गन को, इन अ स्टेराइल न्यूट्रिएंट मीडियम अंडर कंट्रोल इन्वायरमेंटल कंडीशन। क्या होता है, टू सक्सेस ऑफ टिश्यू कल्चर डिपेंड अपॉन टू फंडामेंटल प्रॉपर्टी, यानी किसी टिश्यू कल्चर को सक्सेस करने के लिए हमें दो फंडामेंटल प्रॉपर्टी चाहिए। क्या चाहिए, एक तो टोटिपेटेंसी, यानी ऐसी सेल जिसके पास ऐसी कैपेसिटी हो कि वो सिंगल सेल से कुछ भी बन सकता है। द इनहेरिटिंग कैपेसिटी ऑफ अ सिंगल लीव प्लांट सेल टू डिफरेंशिएट एंड रीजनरेट इनटू कंप्लीट फंक्शनल प्लांट, एक सिंगल सेल से हम लोग पूरा प्लांट डेवलप कर सकते हैं, उसे कहते हैं टोटिपोटेंसी। नेक्स्ट, प्लास्टिसिटी, द एबिलिटी ऑफ प्लांट टू अल्टर देयर मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ टू सर्वाइव एनवायरमेंटल चेंजेस। अगर जो उसका एनवायरनमेंट चेंज होता है तो वो अपने बॉडी में भी चेंजेस ले आता है कोई प्लांट, उसको कहते हैं प्लास्टिसिटी। जैसे हेट्रोफिलीज का बहुत अच्छा एग्जांपल है, कॉटन में, लर्किस्पर में, उसमें क्या होता है, कोरिएंडर में, कॉटन में और लर्किस्पर में हेट्रोफिली, यानी अगर जो इनको हम लोग इन्वायरमेंट चल जाते हैं, यानी एक्वाटिक इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं तो उनकी लीफ का साइज अलग होता है, और अगर जो हम लोग इनको टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में ग्रो करते हैं तो इनके लीफ का शेप और साइज डिफरेंट होता है। ये हम लोग हेट्रोफिली बोलते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या है, कॉटन, कोरिएंडर, लर्किस्पर। प्लास्टिसिटी है। क्या स्टेप है हमारे टिश्यू कल्चर के, सबसे पहले हमें एक्सप्लांट को सिलेक्ट करना है। एक्सप्लांट क्या होता है, एनी पार्ट ऑफ प्लांट यूज टू स्टार्ट कल्चर, कल्चर को स्टार्ट करने के लिए जिस प्लांट पार्ट को हम लोग यूज करते हैं उसे कहते हैं एक्सप्लांट। उसके बाद क्या करना है, स्टेलाइज सरफेस ऑफ प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ, सरफेस को स्टेलाइज करते हैं जिससे कोई अदर माइक्रोब्स की ग्रोथ ना हो वहाँ पे। फिर प्लेसिंग स्टेराइल एक्सप्लांट इनटू न्यूट्रिएंट मीडियम में हम लोग इसको प्लेस करते हैं। फिर क्या करते हैं, एक्सप्लांट अंडरगो अनकंट्रोल सेल डिवीजन। एक्सप्लांट में क्या होता है, बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल सेल डिवीजन होता है। टू फॉर्म एन अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल बन जाता है जिसे हम लोग कहते हैं कैलस। पहले क्या होता है, हम लोग सेलेक्ट करते हैं एक्सप्लांट को,
फिर वहाँ हम स्टरलाइज करते हैं सरफेस को, फिर उसको हम लोग न्यूट्रिएंट मीडियम में प्लेस कर देते हैं एक्सप्लांट को। फिर एक्सप्लांट में अनकंट्रोल सेल डिवीजन होता है, जिससे अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल बन जाता है, जिसे कैलस कहते हैं, बाय द रेशियो ऑफ हार्मोन। अब हार्मोन का रेशियो, अगर जो ऑक्सीजन ज़्यादा है, ऑक्सीजन मोर होगा तो पहले रूट का फॉर्मेशन होगा, और अगर जो साइटोकाइनिन का रेशियो ज़्यादा होगा, मोर होगा, तो सूट का फॉर्मेशन होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे प्री के लिए भी। यानी ऑक्सीजन फॉर रूट, साइटोकाइनिन फॉर सूट, कैलस इज इंट्रोड्यूस इनटू फॉर्म प्लांटलेट। और कैलस से क्या बन जाता है? प्लांटलेट। अगर जो ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तो पहले रूट बनेगी, और साइटोकाइनिन ज़्यादा होगा तो सूट का फॉर्मेशन होगा। टाइप की बात करें तो मेरिस्टेम कल्चर होता है वायरस फ्री प्लांट बनाने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायरस फ्री प्लांट बनाने के लिए कौन सा कल्चर करते हैं? मेरिस्टेम कल्चर करते हैं, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू निकालते हैं सबसे टिप से, क्योंकि टिप पे लगातार कॉन्टिन्यूस सेल डिवाइड करती रहती है, तो वो वायरस से फ्री रहती है। हैप्लॉइड कल्चर टू हैप्लॉइड प्लांट, रैपिड ब्रीडिंग और म्यूटेशन के लिए। प्रोटोप्लास्ट कल्चर यूज टू सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, क्रिएट पोमेटो जैसे बनाया गया पटेटो और टमाटो को प्रोटोप्लाज्म को यूज करके। एप्लीकेशन क्या है इनकी? माइक्रो प्रोपेगेशन में हेल्प करते हैं। रैपिड वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट टू प्रोड्यूस थाउजेंड ऑफ आइडेंटिकल प्लांट इन अ शॉर्ट टाइम, कम समय में बहुत ज़्यादा प्लांट को ग्रो करने के लिए माइक्रो प्रोपेगेशन। प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को प्रोड्यूस करने में सोमाक्लोनल वेरिएशन, और हेल्प टू प्रोड्यूस सिंथेटिक सीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बायो फर्टिलाइजर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है? दे आर लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कैसे होते हैं? लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच हेल्प इन इंक्रीजिंग न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी टू प्लांट बाय बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, solubilizing phosphorus और स्टिमुलेटिंग प्लांट ग्रोथ थ्रू द सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस। ऐसे लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या हेल्प करते हैं? इंक्रीज करते हैं न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी। किसके लिए? प्लांट के लिए। किसके द्वारा? एक तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा कर सकते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा कर सकते हैं, सोल्यूबलाइजिंग फास्फोरस को सोल्यूबलाइज करके कर सकते हैं, या प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस की सिंथेसिस करके कर सकते हैं। अनलाइक केमिकल फर्टिलाइजर्स दे आर इको फ्रेंडली। केमिकल फर्टिलाइजर से अलग होते हैं। कैसे होते हैं? ये इको फ्रेंडली होते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव, यानी लेस कॉस्ट इनकी लेस होती है, और सॉइल को क्वालिटी को भी इम्प्रूव करते हैं। दे आर ब्रॉडली कैटेगराइज ऑन द न्यूट्रिएंट दे प्रोवाइड, और इनको हम लोग कैटेगराइज करते हैं किस तरीके के न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइजर, दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया विच प्लांट कैन इजीली एब्जॉर्ब। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। ये दो टाइप के हैं, सिम्बायोटिक और फ्री लिविंग। सिम्बायोटिक में हमारा राइजोबियम, हमें सबको पता है, ये रूट नोड्यूल बना के रहता है लेगुमिनस प्लांट में, और इसके पास एक पिगमेंट होता है, इसका नाम होता है लेग हीमोग्लोबिन, और एंजाइम होता है नाइट्रोजिनेज। नाइट्रोजिनेज के एंजाइम के कंपोनेंट पूछ लेते हैं, तो ये भी याद रखना, Fe और MO, फेरस और मोलिब्डेनम, दो कंपोनेंट होते हैं नाइट्रोजिनेज के, तो इसका भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये भी हमें याद रखना है। और लेग हीमोग्लोबिन का काम पूछ लेता है, ये ऑक्सीजन को रिमूव करने का काम करता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है। एनाबेना एजोली पेडीफील्ड में पाया जाता है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये भी हमारा सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। फ्री लिविंग में एजिटोबैक्टर, एरोबिक कंडीशन में क्लास्ट्रोडियम एनारोबिक। फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग में देखेंगे, फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग प्रेजेंट इन द सॉइल इनसॉल्युबल फॉर्म। फास्फोरस सोल्यूबलाइजर में हमारे माइकोराइजा, ठीक है। सोल्यूबलाइजर्स लाइक बैक्टीरिया कौन से होते हैं? बेसिलस होते हैं, स्यूडोमोनास होते हैं, सीक्रेट ऑर्गेनिक एसिड टू डिजॉल्व इट, उसको डिजॉल्व करते हैं। मोबिलाइजर कौन होते हैं? माइकोराइजा, जैसे ग्लोमस स्पीसीज होती है फंगी की। दीज फंगी इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फास्फोरस एंड प्रोटेक्ट रूट फ्रॉम पैथोजन से रूट करते हैं। साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन, जैसे नॉस्टॉक, एनाबिना, ऑलोसोरिया, ये क्या करते हैं? ऑर्गेनिक मैटर को सॉइल में फिक्स करते हैं। एडवांटेज क्या है? दे इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, दे प्रिवेंट सॉइल एसिडिटी को प्रिवेंट करते हैं, ग्राउंड वाटर को मेंटेन रखते हैं, पोल्यूशन को मेंटेन करते हैं, और लीचिंग को बढ़ाते हैं। दे कैन इंक्रीज क्रॉप यील्ड बाई 10 to 25%। लीचिंग क्या होता है? लीचिंग एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा वाटर सोल्यूबल जो हमारे न्यूट्रिएंट होते हैं वो सॉइल की ओरिजिन में नीचे चले जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके सामने डिस्कस किया, और नेक्स्ट वीडियो में मैं और अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेके आने वाला हूँ। तो आज के लिए इतना ही। अगर जो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो और जो भी करना हो कर दीजिएगा, और थैंक यू।